कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां जहां सिर्फ एक कविता लिखने पर आपको सीधे जेल हो सकती है। और जहां एक मैगजीन में छपे कुछ शब्दों से एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट इतना बौखला जाता है कि वो स्कूलों और कॉलेजों में उस मैगजीन की एंट्री ही बैन कर देता है। बिल्कुल। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हम साहित्य या लिटरेचर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक शांत सी लाइब्रेरी की तस्वीर उभरती है। धूल भरी पुरानी किताबें और गहरी शांति। एकदम सही, बस कुछ पुरानी कहानियां। लेकिन आज हम इतिहास के जिस दौर की बात करने वाले हैं ना, वहाँ साहित्य कोई शांत पुस्तकालय नहीं था, बल्कि वो तो एक युद्ध का मैदान था। जी। और कलम एक ऐसा धारदार हथियार बन रही थी जिसने एक पूरे राष्ट्र की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया था। देखिए, ये वो समय था जब शब्द केवल मनोरंजन के लिए नहीं गढ़े जा रहे थे। साहित्य में पहली बार आधुनिक बोध यानी एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस का प्रवेश हो रहा था। लेखक अपने चारों तरफ फैले समाज, राजनीति और विदेशी सत्ता के चंगुल को बहुत करीब से देख रहे थे और उसे कागज पर उतार रहे थे। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे रडार पर वो ऐतिहासिक दस्तावेज और शोध हैं जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्म की कहानी बताते हैं, विशेष रूप से जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। हाँ, हम यह डिकोड करेंगे कि कैसे सदियों पुरानी ब्रज भाषा की जगह अचानक से खड़ी बोली ने ले ली और कैसे साहित्य महज राजा महाराजाओं के दरबार से निकलकर सीधे आम आदमी के संघर्ष की आवाज बन गया। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के सबसे बुनियादी ढांचे से, यानी वो भाषा जिसमें ये सब लिखा जा रहा था। भाषा का विकास। जी, स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि 19वीं सदी से पहले गद्य यानी प्रोज का कोई एक ठोस रूप नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कविताएं तो सदियों से ब्रजभाषा या अवधि में रची ही जा रही थीं। लेकिन जब बात आम बोलचाल, व्यापार या प्रशासन की आती थी तो कोई एक सर्वमान्य भाषा नहीं थी, और फिर अचानक से खड़ी बोली का विकास शुरू होता है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बहुत दिलचस्प, क्योंकि इसे विकसित करने में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का था जिन्हें भारतीय साहित्य या संस्कृति से अमा कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, ये इतिहास की एक बहुत ही अजीब विडंबना है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि ब्रजभाषा या अवधि को गद्य के लिए क्यों नहीं चुना गया, तो कारण क्या था इसका? कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, ब्रजभाषा स्वभाव से ही बहुत संगीतमय और काव्यात्मक है। उसमें एक लय है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आप कोई कड़ा कानूनी नोटिस या प्रशासनिक आदेश ब्रजभाषा में लिखेंगे, अरे तो वो किसी प्रेम पत्र या भजन जैसा लगेगा। एकदम सही। वो गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर राज करने के लिए, अपने कर्मचारियों को यहाँ का कामकाज समझाने के लिए एक ऐसी संपर्क भाषा की जरूरत थी जो स्पष्ट हो, जो सीधी हो। हाँ, और जिसका एक व्याकरणिक ढांचा, एक ग्रामर खड़ा किया जा सके। मतलब उन्हें एक ऐसी भाषा चाहिए थी जिसमें फैक्ट्स लिखे जा सके, भावनाएं नहीं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को चुना, जो सुनने में थोड़ी खुरदरी जरूर थी लेकिन बहुत स्पष्ट थी। जी। और इसी मकसद से कलकत्ता में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान जैसी पुस्तकें लिखीं। लेकिन इनका उद्देश्य साहित्य रचना तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। इनका एकमात्र उद्देश्य नए आए अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति का बेसिक ज्ञान देना था, ताकि वे बेहतर तरीके से अपना राज चला सकें। और सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों ने ही नहीं, ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म प्रचार के लिए इसी भाषा को चुना था। हाँ, उन्होंने भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने बाइबल का अनुवाद करने और आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खड़ी बोली का ही इस्तेमाल किया। जगह जगह स्कूल और मदरसे खोले गए और वहाँ इसी खड़ी बोली में छपी किताबें बांटी गईं। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के चश्मे से देखूं ना, तो ये बिल्कुल किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? वो कैसे? मतलब देखिए, अंग्रेजों और मिशनरियों ने अपने प्रशासनिक और धार्मिक फायदे के लिए एक भाषा का कोड या सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लेकिन भारतीय विचारकों ने इस तैयार ओपन सोर्स कोड को उठाया और इसका इस्तेमाल अपनी ही संस्कृति को बचाने और आजादी के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने के लिए कर लिया। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। मतलब विदेशी सत्ता ने अनजाने में ही पूरे उत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक भाषाई पुल तैयार कर दिया था।
जी। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस भाषाई पुल का सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक उपयोग किया स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने। जो कि मूल रूप से गुजराती भाषी थे, है ना? बिल्कुल, दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर पूरे देश तक अपना संदेश पहुंचाना है तो कोई भी क्षेत्रीय भाषा काम नहीं आएगी। उन्हें एक नेशनल रीच चाहिए थी। हाँ, इसलिए उन्होंने अपने उपदेशों और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लिए इसी खड़ी बोली को चुना। और इसका असर ये हुआ कि खड़ी बोली अब केवल अधिकारियों या पादरियों के कंट्रोल में नहीं रही। एकदम सही। वो आम भारतीय जनमानस की, उनके धर्म सुधार की और उनके नव जागरण की भाषा बन गई। नवजागरण, ये शब्द तो इस पूरे युग की धड़कन है। तो भाषा का ये नया और धारदार हथियार तो तैयार हो गया, लेकिन इसे चलाने के लिए किसी की तो जरूरत थी। हाँ, एक विजनरी की जरूरत थी। और यहीं एंट्री होती है उस व्यक्ति की जिसके नाम पर इस पूरे युग का नामकरण हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे पास जो दस्तावेज है वे उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं। उन्होंने देखा कि हिंदी उस वक्त दो अलग अलग चरम सीमाओं की तरफ खिंच रही थी। ये एक बहुत बड़ा संकट था उस समय का। बिल्कुल। एक तरफ वो भाषा थी जिस पर अरबी और फारसी का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जिसे आम जनता समझ ही नहीं पाती थी। और दूसरी तरफ वो हिंदी थी जो इतनी ज्यादा संस्कृतनिष्ठ और भारी भरकम कर दी गई थी कि वो भी आम बोलचाल से कट गई थी। तो भारतेंदु ने इन दोनों के बीच से एक मध्यम मार्ग निकाला। एक ऐसी भाषा जो ठेठ हिंदुस्तानी थी और सड़क पर चलने वाले आम आदमी को आसानी से समझ आती थी। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। क्या इतिहास में कभी ऐसा होता है कि एक अकेला व्यक्ति पूरी भाषा का स्वरूप तय कर दे? ये एक सोचने वाली बात है। मतलब क्या भारतेंदु सच में सब अकेले कर रहे थे, या वो केवल उस समय की मांग को अपनी आवाज दे रहे थे, जो 1857 की क्रांति के बाद से ही समाज में उबल रही थी? देखिए, ये सोचना थोड़ा रोमानी जरूर होगा कि एक अकेला इंसान रातों रात आकर किसी भाषा का व्याकरण और उसका भविष्य तय कर सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं लगता। बिल्कुल, साहित्य कभी निर्वात में या वैक्यूम में पैदा नहीं होता। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी और हताशा फैल गई थी। एक निराशा का माहौल था। जी, लेकिन उस खामोशी के नीचे सत्ता के प्रति एक गहरा आक्रोश उबल रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई जादूगर नहीं थे। वे दरअसल एक बहुत ही प्रभावशाली कैटलिस्ट या उत्प्रेरक थे। तो उन्होंने उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा दी। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये काम अकेले करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, मैंने इन दस्तावेजों में भारतेंदु मंडल के बारे में पढ़ा है। जी, उन्होंने अपने आसपास प्रतिभावान लेखकों, पत्रकारों और विचारकों का एक पूरा समूह तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी जैसे दिग्गज शामिल थे। हाँ, भारतेंदु ने यह समझ लिया था कि अगर समाज को जगाना है तो ये काम कोई एक किताब या एक कविता नहीं कर सकती। इसके लिए संस्थाएं बनानी होंगी, एक सामूहिक प्रयास करना होगा और लगातार जनता से संवाद करना होगा। ये तो 19वीं सदी के किसी थिंक टैंक की तरह लगता है, जहां अलग अलग दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस थिंक टैंक के पास अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का सबसे तेज और सबसे असरदार माध्यम क्या था? तत्कालीन पत्रकारिता। जी, जर्नलिज्म। यहीं से बात आती है कवि वचन सुधा की। 15 अगस्त 1867 वाराणसी से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है और इसके शुरुआती अंक देखकर लगता है कि ये कोई बहुत ही पारंपरिक सी पत्रिका थी। जी, शुरुआत में इसमें पुराने कवियों जैसे कबीर की साखियां या चंद बरदाई का रासो छपता था। लेकिन बहुत जल्द जैसे ही भारतेंदु और उनके मंडल को पत्रकारिता की असली ताकत का अंदाजा हुआ, इस पत्रिका ने अपना गियर ही बदल लिया एकदम से। और वो बदलाव बहुत ही क्रांतिकारी था। कवि वचन सुधा ने कविताएं छापना कम कर दिया और वो ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति और तत्कालीन समाज नीति का एक धधकता हुआ मंच बन गई, जो कि उस दौर के लिए बहुत नई बात थी। बिल्कुल। कोई हिंदी पत्रिका सीधे ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही थी, टैक्स के बोझ पर बात कर रही थी और समाज में फैले अंधविश्वासों पर भी चोट कर रही थी। इसकी लोकप्रियता का ग्राफ भी चौंकाने वाला है। हाँ, वो तो है। लोगों को ये इतनी पसंद आई कि इसे पहले मासिक से पाक्षिक यानी हर 15 दिन में छपने वाला और फिर साप्ताहिक करना पड़ा।
हर हफ्ते। मुझे तो ये उस दौर के किसी वायरल ओपिनियन ब्लॉग की तरह लगता है, जिसका हर नया पोस्ट पढ़ने के लिए लोग बेताब रहते थे। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। मैं इसके प्रवेशांक की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों में दी गई हैं। उसमें लिखा था, खल जनन सो सज्जन दुखी, मति होही अपधर्म छूटे, स्वत्व निज भारत गहे। क्या बात है। मतलब दुष्टों से सज्जन दुखी न हो, हमारा धर्म न छूटे और सबसे बड़ी बात, भारत अपना अधिकार वापस पाए। ये कोई सामान्य साहित्य घोषणा तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर दी गई चुनौती थी। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ये कि सत्ता ने इस चुनौती को कैसे लिया। सत्ता ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इन पत्रिकाओं में छपने वाले तीखे व्यंग्यों को उस समय पंच कहा जाता था। पंच? हाँ, पंच का मतलब सिर्फ मुक्का नहीं, बल्कि शब्दों का वो तीखा प्रहार था जो सीधे सत्ता के अहंकार पर चोट करता था। और इसका असर भी हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। कवि वचन सुधा के इन पंचों से काशी का ब्रिटिश मजिस्ट्रेट इतना नाराज हुआ कि उसने शिक्षा विभाग को एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया कि इस पत्रिका की कोई भी कॉपी किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं खरीदी जाएगी। जी। लेकिन शिक्षा विभाग ही क्यों? क्या उन्हें डर था कि युवा इसे पढ़कर बागी हो जाएंगे? बिल्कुल यही डर था। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर ये विचार स्कूलों तक पहुंच गए तो आने वाली पूरी पीढ़ी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये तो है। लेकिन ये प्रतिबंध दरअसल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि भारतेंदु और उनका मंडल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रहे थे। वे लोगों को मानसिक गुलामी से आजाद कर रहे थे। बाप रे! आज जब हम उन पुराने पन्नों को देखते हैं तो कवि वचन सुधा केवल एक मैगजीन नहीं लगती, वो भारतीय जनमानस के मानसिक स्वाधीनता संग्राम का एक लिखित प्रमाण लगती है। एकदम सही। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि शब्द कागज पर आग लगा रहे थे, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या भी थी। वो क्या? पत्रकारिता और पत्रिकाएं तो केवल उन लोगों तक ही पहुंच सकती थीं जो पढ़ना लिखना जानते थे। हाँ, साक्षरता तो उस वक्त बहुत कम थी। 19वीं सदी के भारत में साक्षरता दर बहुत ही मामूली थी। जो आम जनता पढ़ नहीं सकती थी, जो मजदूर और किसान थे, उन तक ये नवजागरण का संदेश कैसे पहुंचता? एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। इसके लिए भारतेंदु ने एक और विधा का सहारा लिया जो सीधे आंखों और कानों पर असर करती थी, और वो था रंगमंच यानी नाटक। देखिए, रंगमंच की ताकत को भारतेंदु से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन यहाँ हमें तत्कालीन रंगमंच की जमीनी हकीकत को समझना होगा। उस वक्त का थिएटर कैसा था? भारतेंदु युग से पहले पारसी थिएटर का बोलबाला था, और पारसी थिएटर पूरी तरह से व्यावसायिक था। कमर्शियल? जी। उनका मुख्य उद्देश्य भव्य सेट लगाकर, नाच गाना दिखाकर केवल सस्ता मनोरंजन प्रस्तुत करना और पैसे कमाना था। उनमें कलात्मकता, यथार्थ या किसी भी सामाजिक सरोकार का पूरी तरह से अभाव था। और भारतेंदु को ये सस्ता मनोरंजन बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और तय किया कि वे रंगमंच को समाज का आईना बनाएंगे। बिल्कुल। दस्तावेजों में एक बहुत ही अद्भुत किस्सा है। भारतेंदु ने बनारस के नेशनल थिएटर के लिए अंधेर नगरी जैसा प्रहसन मात्र एक रात में लिख डाला था। जी हाँ, सिर्फ एक रात में। एक ही रात में पूरी स्क्रिप्ट तैयार। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंधेर नगरी एक बेहद धारदार स्टैंड अप कॉमेडी या एक व्यंग्यात्मक शो की तरह है। डार्क सटायर। हाँ, जो आपको हंसाते हंसाते रुला देता है। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? आज के स्टैंड अप कॉमेडियन या सटायर करने वाले लोग अपना शो खत्म करते हैं और सुरक्षित अपने घर चले जाते हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन भारतेंदु जिस दौर में ये लिख रहे थे, वहां सत्ता के खिलाफ एक शब्द बोलने पर राजद्रोह के आरोप में जेल जाना तय था। बाप रे! इसलिए अंधेर नगरी केवल एक कॉमेडी नहीं है, ये मौत के साये में की गई एक बगावत है। ये बात तो है। इस नाटक की कहानी भी कितनी अजीब और गहरी है। एक गुरु और उनका शिष्य एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जहां सब कुछ टके सेर बिकता है। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। जी, मतलब चाहे आप बाजार से सब्जी खरीदें या सबसे महंगी मिठाई, दोनों की कीमत एक बराबर है। देखने में ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि वाह कितनी सस्ती जगह है। लेकिन यही उस नाटक का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रहार है। एक ऐसा राज्य जहां गुण और अवगुण में, सही और गलत में, या मेहनत और मक्कारी में कोई भेद न हो। बिल्कुल। वो राज्य किसी चौपट राजा का ही हो सकता है,
नाटक के अंत में जब एक निरपराध व्यक्ति को केवल इसलिए फांसी पर चढ़ाया जाने लगता है क्योंकि उसकी गर्दन फांसी के फंदे के हिसाब से मोटी है, अरे बाप रे, तो ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अंधेपन पर सबसे करारा तमाचा था। भारतेंदु ये समझाना चाह रहे थे कि जिस समाज में विवेक मर जाता है वहां न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। ये वाकई बहुत गहरा है। मतलब जब दर्शक नाटक देखकर लौटते होंगे तो वे केवल हंस नहीं रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हास्य उन्हें भीतर से काट रहा होगा क्योंकि उसके पीछे की सच्चाई उनकी अपनी जिंदगी की कड़वी हकीकत थी। जी, अंधेर नगरी में हास्य तो केवल एक आवरण है, लेकिन उसके भीतर व्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट विद्रोही स्वर है। और यही भारतेंदु का लक्ष्य था। नाटकों ने अपना काम किया। उन्होंने लोगों को मंच के सामने बिठाकर जगाया, एक त्वरित प्रभाव छोड़ा। लेकिन नाटक की अपनी एक सीमा है। आप उसे तभी देख सकते हैं जब आप उस समय उस शहर में मौजूद हों। जी, उसके एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है। हाँ, और जीवन तो बहुत विशाल है। जीवन की जटिलताओं, उसके फैलाव और एक इंसान के संघर्ष को चित्रित करने के लिए एक बहुत बड़े कैनवस की जरूरत थी। एक ऐसा माध्यम जो लोगों की जेब में रखकर सफर कर सके। बिल्कुल, और वो कैनवस था उपन्यास। जी, नॉवल। अब बात करते हैं हिंदी गद्य के इस नए और सबसे लोकप्रिय अवतार की। हिंदी उपन्यास का सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। शुरुआत होती है लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से, जिसे 1882 में प्रकाशित किया गया था। जी, और इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये मूल रूप से पश्चिमी शैली पर आधारित था और बहुत ही उपदेशात्मक था, है ना? हाँ, बहुत उपदेशात्मक। ये पाठकों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो उपदेश सुनना किसे पसंद है? फान परीक्षा गुरु से नहीं बल्कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता से आया। चंद्रकांता तो एक अलग ही फिनोमेनन था, जिसे आज भी समझना मुश्किल लगता है। जादू, तिलिस्म, अय्यारी, रूप बदलने वाले जासूस। ये उपन्यास इतना भयंकर लोकप्रिय हुआ कि जो लोग हिंदी का एक अक्षर नहीं जानते थे, उन्होंने सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए विशेष रूप से हिंदी सीखी। बाप रे, लोग रात रात भर दिए की रोशनी में बैठकर तिलिस्म के रहस्य सुलझा रहे थे। और खत्री जी के बाद तो गोपाल राम गहमरी आ गए, जिन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने शुरू कर दिए। जी, लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ा विरोधाभास देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे डिकोड करें। बताइए, क्या विरोधाभास? हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग और उसके आसपास के समय की। पूरा देश गुलाम था, समाज सुधारक लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता को सबसे ज्यादा मजा तिलिस्म, जादू और जासूसी वाले चंद्रकांता में आ रहा था। क्या ये दर्शाता है कि मानव स्वभाव हमेशा भारी भरकम ज्ञान के बजाय पलायनवाद या एस्केपिज्म को ही चुनता है? ये सवाल बहुत वाजिब है। ऊपरी तौर पर देखने पर यह पलायनवाद ही लगता है। तो असल में क्या था? अगर हम साहित्य के विकास की प्रक्रिया को समझें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी चरण था। वो कैसे? देखिए, एक भूखे और थके हुए इंसान को आप सीधे दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी नहीं पढ़ा सकते। मनोरंजन साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे आसान प्रवेश द्वार है। ये बात तो है। खत्री ही और गहमरी जी के उपन्यासों ने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने हिंदी पढ़ने वालों की एक विशाल और बिल्कुल नई फौज तैयार कर दी। तो मतलब उन्होंने एक तरह से ट्रोजन हॉर्स का काम किया। उन्होंने एक पूरा मार्केट और पढ़ने की एक हैबिट तैयार कर दी थी। बिल्कुल, उन्होंने जमीन तैयार कर दी थी। और सोचिए, इस तैयार जमीन पर जब 1918 में मुंशी प्रेमचंद अपने पहले हिंदी उपन्यास सेवा सदन के साथ आए तो क्या हुआ? उन्हें एक बना बनाया पाठक वर्ग मिल गया। एकदम सही। प्रेमचंद को पाठकों को ढूंढना नहीं पड़ा, उन्हें करोड़ों लोगों का विशाल पाठक वर्ग मिला। बस प्रेमचंद ने आकर उस पाठक वर्ग का टेस्ट बदल दिया। जी, उन्होंने हिंदी उपन्यास को जादुई दुनिया, तिलिस्म और अय्यारों की जासूसी से खींचकर जमीन की खुरदुरी मिट्टी पर ला खड़ा किया। बिल्कुल, उन्होंने उपन्यासों को किसानों की समस्याओं, महिलाओं के शोषण और आम आदमी के यथार्थ यानी रियलिज्म से जोड़ दिया। सेवा सदन से शुरू हुआ ये सफर जब गोदान तक पहुंचता है तो प्रेमचंद ने अपने पाठकों को ये समझा दिया था कि असली तिलिस्म किसी जादुई गुफा में नहीं है, बल्कि समाज की उन कड़वी सच्चाइयों में है जिनका सामना होरी जैसा एक आम किसान रोज करता है। क्या बात है। मतलब पहले लोगों को कहानियों के बहाने पढ़ना सिखाया गया
और जब वे मानसिक रूप से परिपक्व हो गए, तब उन्हें बताया गया कि असल में क्या पढ़ना चाहिए और जीवन की हकीकत क्या है। ये पूरी यात्रा वाकई असाधारण है। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव के सारे तारों को एक साथ जोड़ें, तो हम देखते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। कहानी शुरू होती है फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों और मिशनरियों की प्रशासनिक जरूरत से। उन्होंने एक साधारण सी बोली को एक ढांचा दिया लेकिन फिर भारतेंदु और उनके मंडल ने उस ढांचे को अपने हाथों में ले लिया और उसे एक साहित्यिक और राजनीतिक शक्ति बना दिया। जी, और ये शक्ति अलग अलग रूपों में अपना असर दिखाती रही। कवि वचन सुधा के पन्नों पर ये तीखे व्यंग बनकर उभरी, जिसने सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अंधेर नगरी के मंच पर ये हास्य और बगावत का एक ऐसा मिश्रण बन गई जिसने न्याय व्यवस्था का खोखलापन दिखाया। और उपन्यासों की दुनिया में ये चंद्रकांता के तिलिस्म से पाठकों को लुभाते हुए मुंशी प्रेमचंद के कड़वे यथार्थ तक जा पहुंची। इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि साहित्य कभी भी किसी वैक्यूम में नहीं लिखा जाता। बिल्कुल नहीं। ये हमेशा अपने समय के समाज, राजनीति और तकनीक, जैसे उस समय की प्रिंटिंग प्रेस, का एक बहुत स्पष्ट आईना होता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक सच्चा साहित्यकार केवल सुंदर शब्द नहीं बुनता, वो दरअसल अपने समय के इतिहास को, उसकी पीड़ाओं को और उसकी दबी हुई आकांक्षाओं को कागज पर दर्ज कर रहा होता है, जो भारतेंदु युग ने बखूबी किया। जी, भारतेंदु युग ने ठीक यही ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उसने एक गहरी नींद में सोए हुए समाज को झकझोर कर उठाया। अब जब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस और खड़ी बोली के आपस में मिलने से एक पूरे नव जागरण को जन्म मिला। आज के इस दौर में जहां हमारी भाषा फिर से एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव में हमारे बात करने का, लिखने का और सोचने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। ये तो है, बदलाव बहुत तेज है। तो क्या हम अनजाने में ही किसी नए नव जागरण या एक बिल्कुल नए युग की नींव रख रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, आज से 100 साल बाद के इतिहासकार हमारी आज की इस डिजिटल भाषा और हमारे इंटरनेट मीम्स को किस तरह के साहित्य का नाम देंगे? क्या आज के ये छोटे छोटे डिजिटल व्यंग्य कल के अंधेर नगरी साबित होंगे? ये सोचने पर मजबूर करता है। इसी उत्तेजक विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं रोकते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक सवाल है जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं।